मछली पालन वाले ससुराल की रसोई। समुद्र के किनारे अमर और राजेश दोनों भाई मछली पकड़ रहे थे। किनारे पर होने की वजह से उनके जाल में अच्छी मछलियां नहीं फंस रही थीं। राजेश परेशान होकर अपने भाई से कहता है, भैया आज तो हमारे जाल में बिल्कुल मछलियां नहीं फंस रही हैं। ऐसा करते हैं, हम चाचा जी से कहते हैं कि वो हमें अपनी बोट में बिठाकर अंदर समंदर में ले चले, उनके साथ हमें मछलियां मिल जाएंगी। राजेश, तुम्हें तो पता है ना कि चाचा जी का स्वभाव कैसा है। हमारे चाचा जी हैं, एक बार बात करने देखने में क्या बुराई है। ठीक है राजेश, चलो बात करके देख लेते हैं। अब अमर और राजेश थोड़ा आगे जाते हैं, जहां ब्रजेश अपने बेटे मोहित के साथ बोट में बैठकर कुछ मछुआरों के साथ समंदर के अंदर जाने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर अमर कहता है, चाचा जी आज समुद्र के किनारे तो मछलियां मिल ही नहीं रही हैं, आप तो अंदर जा ही रहे हैं। ऐसा कीजिए कि हमें भी अपनी बोट में बिठा दीजिए ताकि हम भी अंदर जाकर थोड़ी अच्छी मछलियां पकड़ सकें। अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है हा? तुम्हारे चाचा होने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें अपनी बोट पर बिठाता फिरूं। चलो जाओ यहाँ से और यहाँ किनारे से ही मछलियां पकड़ो। अपने चाचा के ऐसा कहने पर दोनों भाई मायूस होकर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। उधर ब्रजेश का बेटा मोहित कहता है, पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, उन दोनों भाइयों को डांट कर भगा दिया, हम उनकी मदद क्यों करें। ऐसा कहकर वो अपने पिताजी के साथ बोट को लेकर समुद्र के थोड़ा अंदर जाता है और अंदर जाकर जाल फैलाता है और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लेता है। फिर वो बाहर आकर चिल्लाता है, क्या अमर भैया, राजेश भैया, नहीं मिली आपको मछलियां? अरे जरा देखो, हमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियां मिली हैं। आज तो बाजार में इनके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अमर और राजेश बहुत मायूस हो जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं और जानवी से कहते हैं, जानवी अब जल्दी से नाश्ता लगा दो, हमें नाश्ता करके बाजार भी पहुंचना है। हाँ भाभी, वैसे भी आज भी हमें छोटी मछलियां ही मिली हैं। अगर हम लेट हो गए और चाचा जी बाजार पहुंच गए तो सारी मछलियां कोई नहीं खरीदेगा। हाँ बेटा, तेरा चाचा तो हमेशा से कंजूस और कठोर आदमी रहा है, उसने कभी हमारी मदद नहीं की। अरे छोड़ो नम्रता, तुम भी क्या उसका रोना लेकर बैठ जाती हो। जल्दी नाश्ता निकालो, मुझे भी भूख लगी है। जानवी नाश्ता लगाती है, सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। रिमझिम मछली देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, मम्मी क्या आज आपने फिर खाने में मछली बना दी? हमारे घर खाने में मछली के सिवा कुछ और नहीं बन सकता क्या? बेटा कल मछली का सालन बनाया था और आज भुंजी मछली बनाई है। घर पर राशन कुछ नहीं था तो यही बनाना पड़ा। अब नखरे मत करो और चुपचाप खा लो। जानवी की बात सुनकर रिमझिम मछली खाने लगती है और उसके साथ बाकी सभी लोग भी मछली खा लेते हैं। अब दोनों भाई मछली मंडी के लिए निकलने लगते हैं। तब उनकी माँ कहती है, बेटा आज थोड़े पैसे मिल जाएं तो आते हुए थोड़ा राशन ले आना। घर में 2 दिन से राशन नहीं है, इसीलिए मछली खाकर काम चला रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आते हुए राशन ले आऊंगा। ऐसा कहकर दोनों भाई मछली मंडी के लिए निकल जाते हैं। दोनों भाई मछली मंडी में जाकर दुकान लगा लेते हैं। मछली मंडी में काफी भीड़ थी, ढेर सारे लोग मछली खरीदने के लिए आ रहे थे। कुछ मछली वाले वहां आवाज भी दे रहे थे, मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछली, आओ भैया मछली ले लो। आओ भैया आ जाओ, इधर आ जाओ, ताजी ताजी मछली आई है, मछली ले लो। अब अमर और राजेश भी आवाज लगाना शुरू करते हैं, आओ भैया आ जाओ, भैया बहन जी आ जाओ, ताजी ताजी मछली कम रेट पर ले जाओ। तभी आशा वहां पर आती है और कहती है, भैया क्या भाव दिए मछली? ले लीजिए बहन जी, एकदम ताजी मछली है, 70 रुपए किलो। अरे भैया, एक तो आप इतनी छोटी छोटी मछलियाँ बेचते हो, ऊपर से इतने महंगे दाम लगाते हो। इतनी छोटी मछलियाँ हैं, 50 रुपए किलो में ही दे दो। तभी बिंदिया पीछे से वहां आती है और कहती है, अरे भैया कल मैं आपके यहाँ से मछली ले गई थी, इतने सारे कांटे थे आपकी मछली में। इतने महंगे रेट पर इतने कांटे वाली मछली नहीं जम पाती, थोड़े सस्ते रेट लगाओ तो मुझे भी दे दो। ठीक है आशा ताई और बिंदिया ताई, बताओ कितना पैक करना है। राजेश मछली उठाकर मछली छीलना शुरू करता है। तभी दूसरी तरफ मोहित आवाज लगाना शुरू करता है, आओ भाइयों आओ बहनों, बड़ी बड़ी मछली में ले लो, 150 रुपए किलो में बड़ी बड़ी मछली ले लो, बिना कांटे वाली मछली एक बार खाकर देखो। मोहित की आवाज सुनकर जैसे ग्राहक बड़ी मछलियां देखते हैं तो सारा बाजार मोहित की दुकान की तरफ पलट जाता है। आशा भी बिंदिया से कहती है, अरे बिंदिया बहन चलो, मोहित ने दुकान लगा लिया है, हम भी वहीं से मछली ले लेंगे। 2 पैसे महंगी लेंगे लेकिन बड़ी मछलियाँ लेंगे ताकि खाने में मजा आए। हाँ हाँ चलो बहन, उन्हीं की दुकान पर चलते हैं। अरे क्या हुआ बहन जी, मैं आपको कम रेट पर मछलियां दे तो रहा हूँ। नहीं नहीं भैया रहने दो, अब हम बड़ी मछलियाँ ही खरीद लेते हैं, आपकी मछलियाँ फिर किसी दिन खरीदेंगे। ऐसा कहकर आशा और बिंदिया भी मोहित की दुकान पर चली जाती हैं
और वहां से मछलियां खरीदने लगती हैं। मोहित की दुकान पर इतनी भीड़ थी कि सारा मार्केट खाली हो गया था। ये देखकर राजेश अमर से कहता है, देख रहे हो भैया, बड़ी मछलियां देखकर सारे ग्राहक मोहित की दुकान पर चले गए। हमारी दुकान की तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है। हमारे नसीब में अब तो ये रोज रोज की बात हो गई है। हम कर भी कह सकते हैं। हमारे पास चाचा जी की तरह बोट और बाड़ी जाल तो है नहीं कि हम समुद्र में अंदर जाकर बड़ी मछलियां पकड़ें। इसीलिए हमें इन छोटी छोटी मछलियों को ही बेचना पड़ता है। उधर मोहित अपनी मछलियां बेचने के बाद दोनों भाइयों को ताने मारते हुए कहता है, क्या हुआ अमर भैया, राजेश भैया, मछली नहीं बिकी क्या? अरे मैं तो कहता हूँ आप दोनों मछली मंडी छोड़ दो और कोई दूसरा काम देखो अपने लिए। मेरी तो सारी मछलियां बिक गई और मैं तो घर चला। ऐसा कहकर मोहित मंडी से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और राजेश और अमर भी अपनी बची हुई मछलियां लेकर अपने घर आ जाते हैं। और मछलियां एक तरफ रखते हुए अमर अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी मछलियां तो आज भी नहीं बिकी, इसलिए हम राशन नहीं ला पाए। जानवी, अब तुम इन्हीं मछलियों का कुछ बना दो, भूख लग रही है। अब जानवी मछलियों में से कुछ मछलियां निकालती हैं। वो चूल्हे के पास बैठकर उन्हें साफ करती है, फिर काटती है। उसके बाद नमक और नींबू डालकर अच्छी तरह धोती है। उसके बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज इन मछलियों का सालन बना दूं? अरे नहीं नहीं, सालन के साथ खाने के लिए चावल और रोटी तो है ही नहीं। तू ऐसा कर कि मछलियों को अच्छी तरह साफ करके इसमें कुछ मसाले मिलाकर तवे पर ही थोड़े थोड़े तेल में तल ले। आज हम सब तली हुई मछलियां ही खा लेंगे। नम्रता मछलियों में अलग अलग तरह के मसाले अच्छी तरह लगाती है और उन्हें मैरिनेट करके रख देती है। फिर वो चूल्हा जलाती है और चूल्हे पर तवा रखकर 3-3 पीस मछलियां तवे पर डालकर थोड़े से तेल में फ्राई करती हैं। सारी मछलियां फ्राई हो जाने के बाद वो प्याज काटती है और नींबू और मिर्च भी रखती है। फिर सभी को तली हुई मछलियां परोस देती है। रिमझिम मछली देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या माँ, आपने तो सुबह कहा था कि आज शाम को दाल चावल बनाओगी, लेकिन आपने फिर ये मछलियाँ तल कर रख दिया। मुझे नहीं खाना ये मछलियाँ। रिमझिम बेटा, आज तुम्हारे पापा की मछलियां नहीं बिकी, इसलिए आज तुम ये मछली ही खा लो। मैं कल आते आते दाल चावल ले आऊंगा। पापा, आप तो रोज ऐसा कहते हो। पिछले 1 हफ्ते से घर में दाल चावल भी नहीं बना है। बोर हो गई हूँ मैं मछलियाँ खाकर। मेरे सभी दोस्तों के घर में कितने अच्छे अच्छे खाने बनते हैं और एक हम हैं कि सिर्फ मछलियाँ खाकर अपना काम चलाते हैं। हम अच्छे अच्छे खाना क्यों नहीं खा सकते? रिमझिम, बहुत बोलने लगी हो तुम आजकल। जो मिलता है ना चुपचाप खा लिया करो, नहीं तो लगाती हूँ एक खींच कर अभी। अपनी माँ की बात सुनकर रिमझिम रोने लगती है। तब गोपाल कहता है, अरे बहू, क्यों डांट रही हो? वो तो सही कह रही है। हम बड़े लोग गरीबी में काम चला सकते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े न समझते हैं। उसके बाद गोपाल जैसे तैसे रिमझिम को समझाकर खाना खाने के लिए मना लेता है। सभी लोग तली हुई मछली खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जानवी फिर कुछ मछलियों को साफ करती है। फिर उसे बारीक बारीक टुकड़ों में काटकर नींबू और नमक लगाकर धोती है। धोने के बाद उसे पतीले में डालकर उसमें पानी, नमक और मिर्च डालकर उबालती है और उसका सूप बना लेती है और सभी लोगों को परोस देती है। लेकिन रिमझिम मछली का सूप देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, माँ, मुझे आज भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रिमझिम के ऐसा कहने पर जानवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, 2 दिनों से इसने अच्छी तरह खाना नहीं खाया और अभी भी मछली खाने के लिए मना कर रही है। तो ऐसा करती हूँ कि चाचा जी के यहाँ जाती हूँ, शायद उनके यहाँ कुछ बना हो तो रिमझिम के लिए मांग कर ले आती हूँ। अरे बेटा, तू जानती तो है उन लोगों को, लेकिन फिर भी अगर तू जाकर कुछ मांगना चाहती है तो जाकर देख ले, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। अब जानवी अपने चाचा ससुर के घर आती है। वो लोग हॉल में ही बैठे थे। वो अपनी चाची सास से कहती है, चाची जी, रिमझिम को बहुत भूख लगी और हमारे यहाँ खाने के लिए मछली के अलावा कुछ नहीं है, तो अगर आपके यहाँ कुछ बना हो तो रिमझिम के लिए दे दीजिए। हमारे यहाँ भी आज मछली ही बनी थी और वो भी सारी खत्म हो गई है। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अरे वैसे जानवी, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? अपने पतियों से कहो कि कमा कर लेकर आए। अरे अगर मछली मंडी में फायदा नहीं हो रहा है तो उन्हें हमारे पास काम करने के लिए भेज दो। दिन के 50-50 रुपए दोनों को दे देंगे। पिताजी, उनके लिए तो दिन के 50-50 भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मछलियां तो उतनी की भी नहीं बिकती होंगी। ऐसा कहकर ब्रजेश, मोहित और मालिनी हंसने लगते हैं। जानवी को अपनी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ता देख बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप घर वापस आ जाती है। जानवी का उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी सास सब कुछ समझ जाती है और कहती है, बेटा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। एक बार कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है, लेकिन तेरे चाचा ससुर और उनका परिवार कभी सीधा नहीं हो सकता। नाश्ता करने के बाद दोनों भाई फिर से मछली पकड़ने के लिए समुद्र की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें आज भी बहुत ढूंढने पर मछलियां नहीं मिलती। ऐसे ही समय बीत रहा था और अमर और राजेश का परिवार गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन गोपाल अपने बेटे राजेश से कहता है, बेटा, आज मेरे पड़ोसी गांव में रहने वाला दोस्त मिला था।
वो तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की बता रहा था। अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है तो हम सोच रहे हैं कि तेरी शादी कर देते हैं। वैसे देवर जी, अब तो बहुत हो गया, आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि कल ही हम उस लड़की को जाकर देख लेते हैं। अगले दिन सभी लोग माधुरी को देखने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। माधुरी के पिता भी एक मछुआरे थे, लेकिन वो लोग इतने गरीब नहीं थे। राजेश को माधुरी पसंद आ जाती है, इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और फिर गोपाल कहता है, ठीक है भाई साहब, तो हम अगले हफ्ते ही शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। इस तरह माधुरी और राजेश का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ कुछ ही दिनों में माधुरी और राजेश की शादी हो जाती है और माधुरी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुबह उठकर माधुरी अपनी जेठानी के पास आती है और कहती है, अरे जेठानी जी, क्या बन रहा है आज खाने में? आओ आओ माधुरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मैंने खाने की सारी तैयारी कर दी है, मछली साफ करके रख दी है और धोकर भी रख दी है। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम अपने हाथों से खाना बनाकर शगुन कर दो। जेठानी जी, खाना तो मैं बना लूंगी, लेकिन मुझे मछली बनानी नहीं आती है और ना ही मुझे खाना पसंद है। अरे तुम एक मछुआरे की बेटी हो, फिर भी तुम्हें मछली बनाना नहीं आता और तुम्हें खाना भी पसंद नहीं? हाँ जी, मैं अपने घर पर मछली नहीं खाती थी। मेरे पिताजी मेरे लिए सब्जियां लाते थे, मैं तो बस वही खाती थी। कोई बात नहीं बहू, तेरे लिए मैंने सब्जियां भी मंगवा कर रखी हैं, तो तू वही बना लेना। मछली तेरी जेठानी बना लेगी, फिर धीरे धीरे मछली बनाना और मछली खाना दोनों सीख लेना। नम्रता के ऐसा कहने पर माधुरी खाना बनाना शुरू करती है। जानवी अपनी सास के पास आती है और धीरे से उनके कान में कहती है, माँ जी, अच्छा हुआ कि आपने थोड़े बहुत पैसे बचाकर दाल चावल और सब्जी वगैरह सब कुछ मंगवा लिया था, वरना हम माधुरी को पकाने के लिए क्या देते और फिर वो हमारे बारे में क्या सोचती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन रोज रोज इतना अच्छा खाना थोड़ी ना बन सकता है। धीरे धीरे माधुरी को भी मछली खाना सीखना होगा और हमारे साथ मछलियां ही खाना होगा। अब माधुरी सभी के लिए खाना बनाती है और सभी लोगों को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और तारीफ करते हुए कहते हैं, बहू, आज तो तुमने खाना सचमुच बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ चाची, वैसे तो हमारे यहाँ अक्सर सिर्फ मछली ही बनती है, लेकिन आज तो आपने अलग अलग तरह का खाना बनाया जिसे खाकर मजा आ गया। अब मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगी कि चाची ने हमारे यहाँ अलग अलग तरह का खाना बनाया है। रिमझिम की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। खाना खाने के बाद राजेश और अमर दोनों फिर से मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग समुद्र के किनारे जाकर मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन फिर उन्हें हमेशा की तरह छोटी मछलियां मिलती हैं। वो लोग बाजार में जाकर मछलियों की दुकान लगाते हैं। तभी अमर राजेश से कहता है, देख रहे हो राजेश, आज बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ है। अरे भैया, भीड़ होने से क्या होता है? जल्दी जल्दी जितनी मछलियां बेचनी है बेच लो। अगर एक बार तुम्हारे चाचा और उनका बेटा बाजार में अपनी बड़ी मछलियां लेकर आ गए तो किसी की मछलियां नहीं बिकने देंगे। अरे हाँ भाई, तुम सही कहते हो। हैं, पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है उन लोगों ने और उन्हें गरीबियों पर दया भी नहीं आती। ऐसा कहकर मछली वाले फिर से आवाज लगाने लगते हैं, आओ आओ भैया, आओ बहन, ताजी मछलियां ले जाओ, कम पैसों में ताजी मछलियां ले जाओ। आइए आइए बहन जी, ताजी मछलियां ले लीजिए, आइए बहन जी। तभी आशा अमर की दुकान पर आती है और कहती है, अरे भैया, कम रेट बताते हो लेकिन रेट तो कम करते ही नहीं। इतनी छोटी छोटी मछलियां इतनी महंगी, ऐसा करो 70 रुपए में सारी मछलियां दे दो। अरे बहन जी, कैसी बातें करती हैं आप? 70 रुपए किलो में इतनी सारी मछलियां कैसे दे दो? 70 रुपए में इतनी सारी मछलियां कैसे दे दो? 70 रुपए किलो ले लो। भैया, देना है तो दे दो, नहीं तो अगर मोहित बाजार में आ गया तो फिर आपकी मछलियां 70 रुपए में पूरी भी कोई नहीं खरीदेगा। ये सुनकर अमर कुछ सोचता है और फिर सारी मछलियां 70 रुपए में उठाकर आशा को दे देता है। आशा मछलियां लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहित बाजार में आ जाता है और अपनी दुकान लगा लेता है। राजेश और अमर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर राजेश कहता है, माधुरी, आज तो सारी मछलियां हमें 70 रुपए में ही बेचनी पड़ी, लेकिन थोड़ी सी मछलियां मैंने पहले से ही निकाल कर रख ली थी। तुम ऐसा करो कि इन्हीं को बना लो और हम इन्हीं को खा लेंगे। ये सुनकर माधुरी मुंह बनाते हुए कहती है, आप लोगों को सब्जियां और दाल लानी चाहिए थी। आपको तो पता है कि मुझे मछली खाना पसंद नहीं है और मुझे मछली बनाना भी नहीं आता। माधुरी, तुम्हें तो पता है कि हम गरीब हैं। मेरे पति और तुम्हारे पति मिलकर इतना नहीं कमा पाते कि हम रोज अच्छा खाना खा सकें, इसीलिए हमें मछली खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। तुम्हें भी मछली खाना सीखना चाहिए और साथ में बनाना भी। हाँ माधुरी बेटा, जानवी सही कह रही है। अगर तुझे मछली बनाना नहीं आता तो तेरी जेठानी तुझे सिखा देगी। माधुरी मुंह बनाकर मछलियां बनाना शुरू करती है। वो जानवी के बताए तरीके से मछलियों को साफ करती है, फिर उन्हें काटती है और नमक हल्दी के पानी में धोती है। फिर कुछ मसाले मिलाकर उसका सालन बनाती है और साथ में थोड़े से चावल भी बनाती है
और सभी लोगों को परोस देती है। मछली चावल खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिमझिम माधुरी से कहती है, चाची हमारे यहाँ रोज मछली के अलग अलग पकवान बनते हैं, मैं तो मछली खाकर बोर हो गई हूँ। रिमझिम तुम सही कह रही हो, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ। ऐसा करती हूँ, राजेश ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से आज हम बाजार चलकर राशन ले आते हैं। माधुरी रिमझिम को लेकर बाजार जाती है और वहां से अलग अलग तरह की सब्जियां, दाल, चावल, मसाले और तेल सब कुछ खरीद लेती है। उसके बाद रिमझिम से कहती है, हमने तो खाना बनाने के लगभग सारा सामान खरीद लिया। आज तुम्हारी मम्मी भी इतना सारा सामान देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ चाची आप सही कह रही हो। वैसे अगर आपके पास कुछ पैसे बचे हो तो देखो सामने पानी पूरी वाला है, चलो हम पानी पूरी खाएंगे। हाँ, अभी मेरे पास 20 रुपए बचे हैं, चलो हम पानी पूरी खाते हैं। माधुरी और रिमझिम पानीपुरी वाले की दुकान पर जाते हैं और दोनों 10 रुपए की पानीपुरी खाते हैं। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर माधुरी जानवी को सारा सामान दिखाते हुए कहती है, जानवी भाभी, राजेश ने मुझे कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे, मैं उन पैसों से ये सारा सामान ले आई हूँ। देखो अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, दाल है, चावल है और तेल भी है। आज तो हम अच्छा खाना खाएंगे। यह सुनकर जानवी चौंक जाती है और कहती है, नहीं माधुरी, तुम्हें वो पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। हमारा ये घर किराए का है और किराए का समय हो गया है। मकान मालिक शाम को आएगा, अगर हमने उसे किराया नहीं दिया तो वो गुस्सा करेगा। हाँ बहू, जानवी बहू सही कहती है। वैसे भी मकान मालिक कभी भी आता होगा। भाभी ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, अब तो राजेश मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। तभी नम्रता पड़ोस से घर वापस आती है। माधुरी के हाथ में इतनी सारी सब्जियां और राशन देखकर कहती है, अरे ये क्या माधुरी बहू, इतना सारा राशन और सब्जियां तुम कहाँ से लेकर आ गई हो? माँ जी, देवर जी ने माधुरी को किराए के लिए पैसे रखने को दिए थे, लेकिन उसी से वो ये सब कुछ लेकर आ गई है। हे भगवान बहू, ये तुमने क्या किया? अब हम मकान मालिक को किराया कहाँ से देंगे? वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि तभी मकान मालिक बाहर आता है और आवाज देकर कहता है, अरे गोपाल, अरे ओ गोपाल, कहाँ गए तुम लोग? ऐसा कहकर मकान मालिक अंदर आ जाता है और कहता है, अरे भाई जल्दी से मुझे मकान का किराया दे दो। भाई साहब मुझे 3-4 दिनों का समय दे दीजिए, इस बार किराया इकट्ठा नहीं हो पाया तो 3-4 दिनों में मैं आपको किराया इकट्ठा करके दे दूंगी। अरे आप लोगों का तो हमेशा का यही नाटक रहता है। मुझे तो लगता है कि मैंने आपको घर देकर गलती कर दी। ऐसा कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। शाम को जब दोनों बेटे आते हैं तब नम्रता उन्हें सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर राजेश माधुरी पर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या माधुरी, तुमने बच्चे जैसी हरकत की? तुम्हें हमारी गरीबी को समझना चाहिए। चाचा जी गलती उनकी नहीं है बल्कि मेरी ही थी। मैं ही जिद कर रही थी बाजार जाकर राशन लाने की। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। आगे से थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना। बहू हमें खाना तो बनाकर खिला दो। अब माधुरी और जानवी दोनों रसोई में जाती हैं। माधुरी सब्जी काटती है तो वहीं जानवी मछली को धोकर काटती है और बेसन में लपेटकर उसके पकौड़े बनाती है। दूसरी तरफ माधुरी जल्दी जल्दी सब्जी, चावल और रोटी बना लेती है। सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी माधुरी कहती है, सुनिए जी, आज आपके साथ हम भी समुद्र पर चलेंगे। हमारे कपड़े भी वहीं धुल जाएंगे और आप लोग मछलियां पकड़ लेना। ठीक है माधुरी, चलो फिर। अब अमर और राजेश के साथ जानवी और माधुरी भी कपड़े लेकर समंदर की तरफ निकल पड़ती हैं। दोनों किनारे पर बैठकर कपड़े धोने लगते हैं तो वहीं अमर और राजेश मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी मोहित वहां आता है और आवाज देते हुए कहता है, अरे क्या बात है राजेश भैया, अमर भैया, आप लोगों से मछलियां नहीं पकड़ी जा रही थी तो आज अपनी पत्नियों को लेकर आए हो। वैसे जो भी करो, लेकिन बड़ी मछलियां तो तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं है। हमें देखो, हम कैसे बड़ी मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। ऐसा कहकर मोहित बोट लेकर अंदर चला जाता है। तब माधुरी ये सब देखकर कहती है, क्यों जी, ये आपका चचेरा भाई है और आपसे ऐसी बात करता है? इतना घमंड! रुको, इसे मैं अभी बताती हूँ। जाने दो माधुरी, वो लोग ऐसे ही घमंडी हैं, उनके मुंह लगना बेकार है। हम कपड़े धोते हैं, फिर हमें घर भी चलना है। हाँ, भाभी सही कहती हैं। जानवी और माधुरी कपड़े धोने में लग जाती हैं और दोनों भाई मछलियां पकड़ने में लग जाते हैं। उधर थोड़ी देर बाद मोहित और ब्रजेश दोनों बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। तब ब्रजेश अमर और राजेश के पास आता है और कहता है, अरे अमर और राजेश, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। फिर मत कहना कि चाचा जी ने समझाया नहीं था। हमारे पास काम करो, दिन के 50 रुपए मजदूरी देंगे। वैसे भी तुम्हारी मछलियां तो बिकती ही नहीं है। चाचा जी, हमें आपके पास मजदूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मजदूरी बहुत कम दे रहे हैं। 50 रुपए में हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे तुम दोनों की औकात तो 50 रुपए लायक भी नहीं है। वो तो चाचा होने के नाते मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना भी तुम्हारी मर्जी है। मैं तो चला बाजार।
आज हमने ज्यादा मछली पकड़ी है, तुम्हारी एक भी मछली बिकने नहीं देंगे। ऐसा कहकर ब्रजेश वहां से चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर माधुरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, कितना घमंड है इन लोगों को अपने आप पर। मेरा तो मन कर रहा था कि इन लोगों का मुंह तोड़ दूं। ऐसी बातें नहीं करते माधुरी, आखिर जो भी हैं वो हमारे चाचा ससुर हैं। जाने दो, चलो घर चलते हैं। उसके बाद दोनों घर आ जाती हैं। ऐसी समय बीत रहा था और माधुरी अपने परिवार वालों को गरीबी से जूझता हुआ देख रही थी। ये सब देखकर माधुरी को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन नम्रता माधुरी और जानवी को कुछ पैसे देते हुए कहती है, जानवी बहू, मेरे पास कुछ पैसे रखे, तुम दोनों जाकर घर के लिए थोड़े से चावल, तेल और आज की सब्जी ले आना। ठीक है माँ जी, हम अभी चले जाते हैं। माँ, चाची मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ बहू, तो इसे भी ले जा, वैसे भी इसे बाजार जाने का बड़ा शौक है। ठीक है रिमझिम, तो चलो हमारे साथ। अब जानवी और माधुरी रिमझिम के साथ बाजार जाती हैं और वहां से कुछ सब्जियां और तेल मसाले खरीद लेती हैं। फिर रिमझिम कहती है, चाची चाची, आपको पता है कि पापा और चाचू की दुकान यहीं पास में है, चलो ना हम चलते हैं। जानवी भाभी, जब रिमझिम इतना कही रही है तो चलो ना, मछली मार्केट में उनकी दुकान पर चलते हैं। मुझे भी उनकी दुकान देखनी है। अब जानवी माधुरी को लेकर मछली बाजार में जाती है। मछली बाजार में घुसते ही काफी सारी भीड़ देखकर माधुरी कहती है, अरे जेठानी जी, बाजार में तो बहुत भीड़ है। भीड़ की वजह से मुझे उन दोनों भाइयों की दुकान तो नजर ही नहीं आ रही। कहाँ है वो? नजर आएंगे, चलो थोड़ा और आगे चलो, उनकी दुकान थोड़ी अंदर है। अब जानवी माधुरी को थोड़ा और अंदर लेकर जाती है। तब माधुरी देखती है कि सामने जमीन पर दोनों भाई बैठकर मछलियां बेच रहे हैं और एक ग्राहक उनसे कह रही है, क्या भैया, मछली थोड़ी और सस्ती दो, छोटी मछलियों में तो वैसे भी ज्यादा स्वाद नहीं रहता। अरे बहन जी, मार्केट में सबसे सस्ती मछली तो हम बेचते हैं, और कितनी सस्ती कर दें। भैया, आपकी मछलियाँ भी तो छोटी छोटी रहती हैं, इतना कांटा रहता है कि खाने में बड़ी परेशानी होती है। आप तो 30 रुपए किलो लगाओ। बिंदिया की बात सुनकर अमर उसे 30 रुपए किलो में ही मछली दे देता है। तभी वहां पर मोहित और ब्रजेश अपनी मछली की दुकान पर आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे आओ आओ भैया, आओ आओ बहन आओ, छोटी मछलियां छोड़ो, ये बड़ी मछलियां खाओ, दमदार स्वाद, एक बार खाओ, बार बार आओ। मोहित की आवाज लगाते ही ग्राहकों की भीड़ मोहित की दुकान की तरफ मुड़ जाती है और बेचारे अमर और राजेश दोनों उतरा हुआ मुंह लेकर आवाज लगाते रहते हैं। ये सब देखकर माधुरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों भाई इतनी मेहनत से मछली बाजार में मछली बेचते हैं और उन्हें उनकी मछलियों के सही दाम भी नहीं मिलते। ऊपर से मोहित और हमारे चाचा ससुर, ये दोनों ही इन्हें कितना बेइज्जत करते हैं। हाँ माधुरी, हम गरीबों की किस्मत में तो ऐसे ही बेइज्जत होना और परेशान होना लिखा है। भला हम क्या कर सकते हैं। चलो अब घर चलते हैं, शाम हो रही है। माँ जी और पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन माँ, हम पिताजी और चाचू से नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे, लेकिन आज नहीं। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं इन सारे हालातों को बदल दूंगी। उसके बाद हम तुम्हारे चाचू से और पिताजी से मिलने आएंगे। अभी घर चलते हैं। अब ये लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी माधुरी रास्ते में चलते हुए मन ही मन में सोच रही थी, मेरे ससुराल वाले कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने ससुराल वालों की सारी परेशानियां खत्म करके रहूंगी। आखिर मैं भी तो एक मछुआरे की बेटी हूँ। मुझे भी मछलियों और मछली पालन के बारे में काफी कुछ जानकारी है। अब समय आ गया है कि मुझे अपनी उस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने ससुराल वालों को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। यही सोचते हुए माधुरी घर पहुंच जाती है। अगले दिन पड़ोसन कविता उनके घर आती है और नम्रता से कहती है, अरे नम्रता बहन, कैसी हो तुम? बहुत दिनों से तो तुम हमें दिखाई नहीं दी। हाँ कविता बहन, मैं तो अच्छी हूँ, बैठो। माधुरी बहू, जरा कविता चाची के लिए चाय तो बनाना। अरे नहीं नहीं नम्रता बहन, बैठने फिर कभी आऊंगी। अभी तो मैं तुम्हें निमंत्रण देने आई थी। कल मेरे यहाँ मेरी बेटी की शादी है, तो तुम सभी लोग जरूर आना। अरे कविता बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो। तुम चिंता मत करो, हम सभी जरूर आएंगे। कविता निमंत्रण देकर चली जाती है। अगले दिन सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। तब रिमझिम कहती है, माँ, मेरे पास तो कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है, मैं शादी में क्या पहनकर जाऊँ? रिमझिम बेटा, जो कपड़े हैं वही पहनना पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं इतने पुराने कपड़े पहनकर जाऊंगी तो शादी में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों मजाक उड़ाएंगे रिमझिम? सभी को पता है कि हम गरीब हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाता। अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वरना शादी में जाने के लिए देर हो जाएगी। अब सभी लोग अपने पुराने कपड़े ही पहनकर शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी में पहुंच जाते हैं। वो लोग पहले तो शादी में पहुंचकर पेट भर के खाना खाते हैं। उसके बाद कुछ लोगों से मिलते हैं। तभी ब्रजेश और मालिनी वहां आते हैं और मालिनी नम्रता से कहती है,
हे भगवान, इतनी भी क्या गरीबी छाई है तुम लोगों पर कि शादी में भी इतने घटिया कपड़े पहन कर आए हो। अरे अपनी नहीं तो कम से कम हम लोगों की इज्जत का तो ख्याल रखो। क्या कहेंगे लोग कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। मालिनी, सारी दुनिया जानती है कि हम गरीब हैं, और इसमें भला तुम्हारी कैसी बेइज्जती। तुमने तो पहने हैं ना शानदार कपड़े, और वैसे भी तुमने हमें अपना रिश्तेदार समझा ही कब है। अरे छोड़ो मालिनी, इन गरीबों से अगर अच्छी बातें भी करो ना तो भी इन्हें बुरी ही लगती हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी तुम लोगों ने हमारा भला सोचा ही कब था, जो आज सोचोगे। सिवाय हमें नीचा दिखाने के तुम्हारे पास और कोई काम है भी या नहीं? मालिनी और ब्रजेश बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर माधुरी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब दोनों भाई मछली पकड़ने समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सरकार की तरफ से बैरियर लगा दिया गया है। एक कांस्टेबल आकर उन लोगों से कहता है, अरे भाई, अब तुम लोग समंदर के किनारे से मछली नहीं पकड़ सकते। किसी कारण से सरकार ने यहाँ बैरियर लगा दिया है। अब कहीं और से मछली पकड़ो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई, हम गरीबों की तो रोजी रोटी यहीं से चलती है। अगर आप इसे बंद कर दोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अरे भाई, इससे मुझे कुछ नहीं कर सकता। भाई सरकार का आदेश है, आप लोग इस साइड जाकर बोट में बैठकर थोड़ा अंदर जाकर फिशिंग कर सकते हैं भाई। ये सुनकर दोनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और राजेश कहता है, भैया ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो हमारे घर का खर्च रुक जाएगा। ऐसा करते हैं कि चाचा जी से बात करते हैं, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे। अब वो लोग अपने चाचा जी के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन उनके चाचा उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। अब दोनों भाई घर आते हैं और सारी बातें घर वालों को बताते हैं। ये सुनकर माधुरी कहती है, आप लोग इतना परेशान मत होइए। हम लोग ऐसा करते कि हमारे घर के पीछे जो जगह खाली है वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर मछली पालन करते हैं और फिर हम अपने ही गड्ढे की मछलियाँ बेचेंगे। माधुरी, ये सब तुम क्या कह रही हो? मछली पालन इतना आसान भी नहीं है। राजेश, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ और मछली पालन करने के बारे में काफी सारी जानकारी है मुझे। वैसे मैंने और भाभी ने पीछे गड्ढा भी कर लिया और बीज लाकर भी डाल दिए हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माधुरी अपने सभी ससुराल वालों को अपने साथ ले जाती है और बड़ा सा गड्ढा दिखाते हुए कहती है, अब बताइए कैसा लगा आपको हमारा मछली पालन केंद्र। हाँ माधुरी, ये तो सच में तुमने काफी बड़ा गड्ढा बना लिया है और इसमें तो मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो मैं सोचूं कि तुम लोग सारी दोपहर घर के पीछे करती क्या हो। माँ जी, ये माधुरी का ही प्लान था, आप लोगों को सरप्राइज देना था, इसीलिए हम दोनों ने कुछ नहीं बताया। वैसे दादी माँ, मुझे भी इस काम के बारे में पता था और मैं भी गड्ढा खोदने में माँ और चाची की मदद करती थी। हाँ मेरी गुड़िया, तूने तो बहुत काम किया है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों, इस गड्ढे को ऊपर से हमें किसी जाल से ढकना होगा, तभी मछलियाँ सुरक्षित रहेंगी, वरना उड़ती हुई चिड़िया और कुत्ते बिल्लियाँ मछलियों को खा जाएंगे। पिताजी, आज ही मैं आसपास से तार बीन कर लाता हूँ और एक बड़ी सी जाली बनाकर इस गड्ढे को ढक देता हूँ। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा और हमें अपनी इस मछली पालन केंद्र पर बहुत मेहनत करनी होगी। शाम तक अमर अलग अलग जगह से तार ढूंढ कर लाता है और बड़ी सी जाली बनाकर गड्ढे को ढक देता है। उसके बाद वो अपने परिवार वालों से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस गड्ढे में मछलियां सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें बड़े होने में समय लगेगा। तब तक हम दोनों भाइयों को अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके और हम इन मछलियों को खाना भी खिला सके। हाँ भैया, मैं भी यही कह रहा था कि ऐसा करते हैं कि मजदूरी का काम कर लेते हैं कुछ दिनों तक, जब तक मछलियां बड़ी नहीं हो जाती। अब दोनों मजदूरी का काम करने लगते हैं और अपने घर का खर्च चलाने लगते हैं। धीरे धीरे मछलियां बड़ी होने लगती हैं। समय के साथ वो लोग गड्ढे को भी बड़ा करते जाते हैं। अब गड्ढे में बड़ी बड़ी मछलियां होने लगती हैं और उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा भी आने लगता है। धीरे धीरे वो लोग तालाबों का ठेका भी लेने लगते हैं और इस तरह उनका बिजनेस बड़ा हो जाता है और वो लोग अमीर हो जाते हैं। एक दिन गोपाल घर आकर अपने परिवार वालों को बताता है, तुम लोगों को पता है, फैक्ट्री द्वारा जहरीले वेस्ट समंदर में छोड़े जाने की वजह से सरकार ने समुद्र में फिशिंग करने पर पाबंदी लगा दी है और ब्रजेश का सारा बिजनेस बंद हो गया है। ब्रजेश अभी बहुत ज्यादा बीमार है और उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। मेरा एक दोस्त मिला था, वो बता रहा था आज मुझे ये सब कुछ। अगर वो इतने परेशान है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ पिताजी, चलिए अभी चलते हैं उनके पास, आखिर वो हमारे चाचा हैं। अब सभी लोग ब्रजेश के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो काफी सीरियस हो चुका है। वो गोपाल को देखते ही वो कहता है, आ गए भैया। अरे आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। हाँ भाई, मेरे भाई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू इतना परेशान है। चल अभी हम तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और तेरा इलाज करेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं भैया,
अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने हमेशा ही बहुत घमंड किया जिसकी मुझे सजा मिली है। भैया हो सके तो मुझे और मेरे परिवार वालों को माफ कर देना और मेरे जाने के बाद मेरे परिवार वालों का ध्यान रखना। अपने भाई की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रजेश की मृत्यु हो जाती है। अब सभी मिलकर ब्रजेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। मालिनी और मोहित भी अपने बड़े पिताजी और बड़े भाइयों से माफी मांगते हैं और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।